तो आई होप कि आपको आवाज आ रही होगी हमारी, और क्वेश्चन जो अराइज हो रहे हैं लोगों के बीच में, जनरल क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं उनके बारे में। और हम लोग उन्हीं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं और समझेंगे कि किस तरीके से जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, और बी.एन. राव जो बहुत ही जाने माने फिगर आपके रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज के बारे में, या आप कहें कि अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज के बारे में। तो आखिर ऐसा क्या रहा कि बी.एन. राव के नाम को बुला दिया गया और डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को इतना ज्यादा हाइप कर दिया गया। हाइप आप कहेंगे तो थोड़ा सा अलग सा काउंट करता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। तो ये एक नाम को जब आप सप्रेस करते हैं और एक नाम को बढ़ावा देते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि हाइप ही किया, हाइप ही है वो नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम सब जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक और नाम जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा और नहीं पता है, जहां तक है कि जनरल पब्लिक के बीच में इस बात की अवेयरनेस बहुत कम है कि असल में भारत का संविधान जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, किसने लिखा। अब वो इंसान कहीं ना कहीं गुमनामियों के बीच ही रहे, उसके नाम का कोई जिक्र भी नहीं करता, क्यों नहीं करता। इसके बारे में कुछ सवाल जो उठते हैं लोगों के बीच में, उनके जवाबों को तलाशते हैं हम। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐतिहासिक भूल है कि उनके नाम को इतना ज्यादा लोगों के बीच में नहीं रखा गया, या फिर कुछ राजनीति या जातीय विद्वेष, या आप कहेंगे कि कुछ और तरीके की राजनीतिक हलचल रही हो उस टाइम पे, जिस वजह से उनके नाम को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया। तो सबसे पहला जो सवाल लोगों के बीच में आ सकता है, लोगों के मन में आ सकता है, वो कि कौन थे बी.एन. राव। तो अगर बी.एन. राव की बात करें तो बी.एन. राव का जन्म 1887 में मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और कन्नडिगा जो एरिया है उसके बॉर्डर पे आपका पड़ता है। तो कन्नडा स्पीकिंग सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ 1887 में। अपनी प्रारंभिक शिक्षा बी.एन. राव ने भारत के ही अंग्रेजी स्कूलों में ग्रहण की, और इसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा विदेश से ग्रहण की। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बी.एन. राव को बहुत अच्छे एक कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिव स्टडीज के स्कॉलर के तौर पे जाना जाता है। साथ ही साथ बी.एन. राव ने जज के तौर पे सर्व किया बहुत टाइम तक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बी.एन. राव ने सर्व किया बहुत समय तक। और एक और फैक्ट जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बी.एन. राव ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि म्यांमार का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 1946 में जब म्यांमार के जो उस टाइम के जो रूलर थे, जब वो इंडिया के दौरे पे आए, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा बी.एन. राव के सामने कि आप इतने बड़े विद्वान हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे देश में आए और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी है
उसको आप लीड करें और उसे आप बताएं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाना चाहिए और लिखा जाए। इसके बारे में अगर आप जाएंगे गूगल पे तो आपको ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे, ढेरों आपको कहेंगे कि लेख मिल जाएंगे। दूसरा जो अहम सवाल निकल के आता है कि कौन किस तरीके से हेल्प कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्डिंग ब्लॉक को बनाने के लिए, किस तरीके से बनाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे किसका क्या रोल था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोल है आपका वही डिफाइन कर देता है कि आप जाने जाएंगे या नहीं जाने जाएंगे। तो बात करें दोनों लोगों की, अगर पहला जो फिगर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिसे हम सारे लोग जानते हैं, ऑब्वियस है कि बहुत वेल नोन पर्सन है और स्कॉलर हैं। इसके अलावा एकेडमिक बैकग्राउंड आप कहेंगे कि ब्रिलियंट रहा है डॉक्टर अम्बेडकर जी का। बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं अपने टाइम के। इवन अभी भी अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम वहां तक पहुंच। तो पहला जो अगर आप पॉइंट देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट भीमराव अम्बेडकर को ये फॉलो करता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने के लिए, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाई कोइंसिडेंस आप कहें या बाई विल कहें या आप बाई कंडीशन कहें, तो कंडीशन उस टाइम की आपकी रही है, राजनीतिक कंडीशन रही है, राजनीतिक स्थितियां रही हैं और सोशल कंडीशन रही हैं। इसके अलावा आपका जो रूलिंग कंडीशन है आपकी ये रही हैं। उनके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक ऐसी कम्युनिटी से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग असेंबली का जो आपका चेयरमैन है उसे चुना जाना शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से किसी ने कोई चुना जाता, वो एक बेस्ट डिसीजन हो सकता था ये मैसेज देने के लिए कि किसी भी तरीके से किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा, जो हमारा इंडिया बनेगा, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही दिखाई देना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी है उसके अंदर भी वही दिखाई देना चाहिए कि सारे लोग एक तरीके से समान होंगे। संविधान का मतलब भी वही होता है। दूसरा पॉइंट जो फेवर करता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वो ये कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। जहां पे भी बोलने के लिए जाना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोलना है, वहां पे बोलेंगे। जहां पे भी लोगों से बात करनी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करना है भीमराव अम्बेडकर करेंगे। आंदोलन में पार्टिसिपेट भीमराव अम्बेडकर करते रहे हैं। और एक और पॉइंट जो सबसे बड़ा उनके फेवर में है कि भीमराव अम्बेडकर न सिर्फ स्कॉलर बहुत अच्छे थे बल्कि वक्ता भी बहुत अच्छे। उन्हें बोलने का ढंग था, वो बोलना जानते थे, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना जानते थे, जिसके फलस्वरूप भी आप देखते हैं कि जब उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा तो उनके साथ 50,000 लोगों के लगभग लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया। उनकी एक आवाज थी। ये बोलने की क्षमता को दिखाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। लोगों के बीच उनकी पकड़ को दिखाता है कि कहां तक वो अपनी बात पहुंचा सकते। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें बी एन राव की, तो बी एन राव जैसा मैंने बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिव स्टडीज के बेस्ट पर्सन थे। उनसे बेस्ट और कोई नहीं हो सकता।
अ, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बहस चल रही थी इस बात को लेकर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि जितना योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में है, उतना ही योगदान बी.एन. राव का भी है, बल्कि उन्हें याद नहीं किया जाता। ये लोगों की भूल है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को अपने मुंह से, अपने शब्दों में बयान किया कि जितना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के ओन करने पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, उतना ही अधिकार बी.एन. राव का भी है। क्योंकि जो ड्राफ्ट किया था संविधान को, जो बनाया था, तैयार किया था संविधान को, संविधान की रूपरेखा, प्रारूप तैयार किया, तो बी.एन. राव ने किया। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनने में तकनीकी सलाहकार के रूप में बी.एन. राव ने भूमिका निभाई। इसके अलावा जो उनके फेवर में नहीं रही चीजें, तो आप जानते हैं कि जो व्यक्ति फोरग्राउंड में काम कर रहा होता है, उसे हमेशा याद किया जाता है, उसे हमेशा जाना जाता है। जो व्यक्ति बैकग्राउंड में काम कर रहा है, उस व्यक्ति को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, उतना नहीं पहचाना जाता। तो बी.एन. राव किसी भी तरीके की कोई पब्लिक स्पीच नहीं करते थे। पहला रीजन कि उन्हें कोई नहीं जानता। दूसरा रीजन, बी.एन. राव कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते थे, किसी भी तरीके से पॉलिटिकली अलाइंड नहीं थे, पॉलिटिकली सपोर्टेड नहीं थे, पॉलिटिकल नेचर के नहीं थे, भीड़ भाड़ से उन्हें मतलब नहीं था, लोगों के बीच में स्पीचेस देने से उन्हें मतलब नहीं था, आंदोलनों से उन्हें मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था तो सिर्फ इतना, न्याय का काम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करते हैं उन्हें पढ़ने में, जुडिशियल स्ट्रक्चर किस तरीके से और बेटर हो सकता है इसमें, और जुडिशरी को जितना अच्छे से बी.एन. राव समझते थे, शायद उस टाइम पे कोई नहीं समझता। इसी वजह से मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजे में उन्होंने जज के तौर पे बहुत समय तक अपनी सेवाओं को दिया। एक तरफ बोला जाता है कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन की आवाज है, संविधान की आवाज अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो उसका जो ढांचा है, जो स्केलेटल है, वो बी.एन. राव, जो संविधान टिका हुआ है वो बी.एन. राव के ऊपर टिका हुआ है, और बोल रहा है जो संविधान, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, एक एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताएं कि जब प्रधानमंत्री आते हैं या कोई भी नेता आपके यहाँ पे आता है भाषण देने के लिए या कुछ भी बात करने के लिए, तो आप देखते हैं कि उसके जो शब्द होते हैं, नॉर्मली आप उसे उस तरीके से बोलते हुए नहीं पाएंगे जिस तरीके से वो जब आपके यहाँ पे स्पीच देने के लिए आया है उस टाइम पे बोल रहा है। ये कभी भी आप गौर करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा, जो शब्दों का चयन है वो उस तरीके का नहीं है। साथ ही साथ जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है वो उस तरीके की नहीं होगी, जो बोलने की टोन है वो उस तरीके की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिसे आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक फोरग्राउंड पे दिखाया हुआ चेहरा है। उस चेहरे के पीछे जो लिखे गए शब्द हैं वो किसी और के हैं। जैसे आपने देखा है कि कौन सी मूवी आपकी थी, आमिर खान की थ्री इडियट्स, जिससे आप देखते हैं कि आमिर खान बोल रहा होता है कि बोल ये रहे हैं लेकिन शब्द हमारे,
ऐसा कुछ डायलॉग उस मूवी में रहता है। तो सेम यही है कि बोल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, लेकिन सब बी.एन. राव के हैं, क्योंकि रचयिता बी.एन. राव है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसे लोगों तक पहुंचाया है, जनमानस तक पहुंचाने में जो काम किया है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। सेम उसी तरीके से जैसे कि आप देखते हैं कि श्रीमद् रामायण और रामचरितमानस है। श्रीमद् रामायण जो वाल्मीकि रामायण आपकी है, उसे लिखा वाल्मीकि जी, लेकिन उसे सिंप्लीफाई किया, जहां पे चेंजेस लाने थे उनमें चेंजेस लेके आई तुलसीदास। अगर तुलसीदास भी वो चेंजेस को लेके आई, तो आप देखते हैं कि तुलसीदास जी को लोग जानते हैं, तो सिंप्लीफाई किया। जनमानस तक जब आप पहुंचेंगे, जितने ज्यादा लोगों तक आपकी पहुंच होगी, उतना ज्यादा आपको पहचाना जाएगा। तो यही केस हमें वहां पे भी देखने को मिलता है कि वाल्मीकि जी को बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन तुलसीदास जी को जानते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण को बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन तुलसीदास जी को जानते हैं। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी आपके बी.एन. राव हैं और तुलसीदास जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले, तो आखिर बी.एन. राव गायब क्यों हुए? इसके पीछे दो तीन मुख्य तथ्य हैं। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष वो नहीं थे। दूसरा, जन समर्थन उनके पक्ष में नहीं था, लोग उनके साथ में नहीं थे, पॉलिटिकल सपोर्ट उन्हें नहीं था, आंदोलन करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, बहुत ही शांत स्वभाव और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाले व्यक्तित्व धनी रहे बी.एन. राव। तो उन्हें बहुत ज्यादा इन चीजों का मतलब नहीं था कि कोई क्रेडिट देता है या नहीं देता। देता है तो खुशी से ले लें, नहीं देता है कोई मतलब नहीं था उन्हें। अगर ऐसा व्यक्ति होता है जिसे अकेले में रहना पसंद है, डॉक्टर गुमनामी की भेंट करता है, तो आप उसे एक एप्रिसिएशन के तौर पे ले सकते हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी कमी थी कि लोगों को उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ही नहीं पता। शायद पता होता तो और लोग भी उनके जैसे होने की कोशिश करते। लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच में ये जानकारियां बढ़ रही हैं। एक क्वेश्चन लोगों के बीच में बहुत उठता है कि क्या जाति इसके पीछे रही है कि बी.एन. राव को वो मुकाम नहीं मिल पाया जो डॉक्टर अम्बेडकर को मिला, जो पहचान डॉक्टर अम्बेडकर को मिली वो बी.एन. राव को नहीं मिली, जबकि दोनों लोग कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो सेम बार पे खड़े होते हैं, सेम स्टेटस रखते हैं, सेम क्वालिफिकेशन रखते हैं लगभग, और सेम नॉलेज शेयर करते हैं लगभग, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो नाम मिला वो बी.एन. राव को नहीं मिल पाया। क्या इसके पीछे जाति या राजनीति का रोल रहा? इसके दो आयाम आप देखते हैं। पहला आयाम आप देखते हैं उनके साथ में कि जाति वाला जो हिस्सा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाति और राजनीति दोनों मिक्स होके दोनों का जो कॉकटेल बना, उसकी वजह से बी.एन. राव को थोड़ा सा साइड लाइन किया गया। और आप कहें कि उस तरीके की कंडीशन उस टाइम पे कर रही, ये आंदोलन बहुत ज्यादा हो रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ज्यादा मुखर इन बातों के लिए थे कि जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्रेस ना किया जाए, सप्रेस ना किया जाए, उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित ना किया जाए। तो इस चीज को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए जो उस टाइम की टेम्पररी गवर्नमेंट, आप मैं बोलना चाहूंगा उसे,
उन लोगों ने चूज किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एज चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का। और दूसरी तरफ जो टेक्निकल एडवाइजर के तौर पे जो बी.एन. राव हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया था कि वो अपनी जो भी गाइडेंस है उनका पढ़ा हुआ जितना भी दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन लोगों उन्होंने पढ़ रखे थे, फ्रांस को, इंग्लैंड को, अमेरिका को, पुर्तगाल को, और भी बहुत सारे देशों में उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रखा था, जिनके बेसिस पे वो ये कैलिबर रखते थे कि वो किसी देश का संविधान अब बना सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान हो, इन चीजों को इकट्ठा समाहित कर सकें, ये कैलिबर वो रखते थे, ये कैपेसिटी उनके पास थी। तो इस वजह से उन्हें टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का आप कहेंगे कि एक मेंबर के तौर पर उन्हें रखा गया, जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बना के दे दिया आपका जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसे। यदि आपको जो भी इसमें पे चेंजेस करने हैं वो आप कर लीजिए। तो एक तरीका ये है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत था, लेकिन उसे आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि सारा रोल किसी चीज का रहा, जाति की वजह से ही उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई। इसका दूसरा कारण जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक अपीयरेंस जो बी.एन. राव की थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, पब्लिक स्पीचेस जो थी बी.एन. राव की वो इतनी ज्यादा नहीं थी, लोगों के बीच में जो जाना था वो बी.एन. राव इतना ज्यादा लोगों के बीच में नहीं जाते थे। उन्हें इस चीजों के जो इस तरीके से जो जाना है, लोगों के बीच में बात करना है, ये उनके ऊपर सूट नहीं करता था, उन्हें ये सूट नहीं करता था, तो इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं रहना पसंद करते थे और ना ही होते थे। तो इन चीजों में ध्यान में रखने वाली बात है। दूसरी बात है कि बी.एन. राव एक अपर कास्ट कम्युनिटी से आते थे, ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे, तो ऑपरेशन वाला कोई भाव आई थिंक कि नहीं रहा होगा कि उन्हें किसी ने दबा दिया, उनकी बातों को दबा दिया, इस तरीके के भाव नहीं रहे होंगे उस समय के। दूसरा, भीमराव अम्बेडकर दलित कम्युनिटी से आते थे, तो ऑब्वियस है कि उन्हें बहुत सारे ऑपरेशन देखने को मिले होंगे, बहुत सारे तरीकों से उन्हें दबाया गया होगा, प्रताड़ित किया गया होगा। ये भी आप आज की कम्युनिटी में भी आप देख सकते हैं कि जो आपके टीयर 1 सिटीज हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप कहेंगे कि नॉर्मलाइज हुई है चीजें, लेकिन बाकी अगर आप और जगहों पे जाके देखेंगे, गांव में देखेंगे, रूरल एरियाज में देखेंगे, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आज भी वही कंडीशन है कि लोगों को अपने पास में बैठने के लिए लोग इनकार कर देते हैं। इवन आज ही एक खबर मैंने देखी इटावा की, जहाँ पे एक यादव शास्त्री थे, उनका जो चोटी है उसे काट दिया गया सिर्फ इस बात के लिए कि ब्राह्मण कम्युनिटी के गांव में आप ये शास्त्रीय कार्यक्रम करने के लिए क्यों आए? आपने बुलाया था, ठीक है, आपको अगर नाम भी नहीं बताया था, फिर भी ये तरीका आपका ठीक किसी भी तरीके से नहीं हो सकता कि आप किसी की चोटी काट दें या उसे इस तरीके से जलील करें। आपको नहीं करवाना है, आप बोलिए, हमें आपसे नहीं करवाना, हमें ब्राह्मणों से ही करवाना है, आप करवाइए। किसी भी तरीके कोई भी उस बात में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि जब आप लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर लेते हैं इस नाम से कि आपने उन्हें बुलाया और उसके बाद आप उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, इवन कि अगर वो गलत नाम बता के भी जाए। वैसे तो जहां तक है ऐसा नहीं होगा, तो जब आप होर्डिंग छपवाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको नाम लिखा हुआ दिखाई देता है कि कौन शास्त्री। तो आज के टाइम पे भी अगर आप ये प्रताड़ना देखें तो उस टाइम पे रही होगी। इस बात से किसी भी तरीके से मैं ये इनकार नहीं करूंगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हुआ होगा, ये अलग तरीके से लोगों को बताया जाता है, ये सारी चीजें रही होंगी। और उसके बाद भी अम्बेडकर इस तरीके से उभर के अगर आते हैं तो उन्हें एप्रिसिएशन मिलना चाहिए।
नेक्स्ट अगर बात करें कि पब्लिक इमेज और राजनीति का क्या फर्क रहा है इससे, कि अम्बेडकर को लोग ज्यादा जानते हैं और बी एन राव को नहीं जानते। तो अम्बेडकर आंदोलन करता रहे, साथ ही साथ बुद्धिस्ट रिफॉर्मिस्ट रहे हैं बुद्धिज्म में। तो रिफॉर्म जो लेके आए हैं बुद्धिज्म के अंदर लोगों को, जैसे आप आज बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं, एक्चुअली वो न्यू बुद्धिस्ट हैं, जैसे इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोसाइटी के अंदर। बहुत सारी चीजों को अलग किया गया, महायान हीनयान, दो तरीके के आपके खास बुद्धिज्म है। उनसे तीसरा ये जो आजकल आप देखते हैं भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करने वाले जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उसमें से ज्यादातर न्यू बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, जो हीनयान और महायान के दोनों के ही रूप से अलग इन लोगों के रूल्स हैं। तो उसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और हमेशा से ही एक विद्रोही चेहरे के रूप में भीमराव अम्बेडकर को पहचाना गया कि आप कुछ भी करेंगे तो उसमें उनका विद्रोह कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अगर आप कुछ भी गलत करने की कोशिश कर रहे हैं या अगर आप ठीक भी कर रहे हैं लेकिन एक कम्युनिटी के खिलाफ अगर वो जा रहा है, तो वहां पे आपको विद्रोह झेलना पड़ेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। वही दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं बी एन राव को, तो बहुत ही शांत स्वभाव, स्कॉलर, टेक्नोक्रेट और नॉन पॉलिटिकल फिगर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पहचान उनकी नहीं रही है लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में। इस वजह से भी अगर आप देखते हैं तो एक ये फैक्टर कहीं ना कहीं इस बात में काम करता है कि बी एन राव को वो पहचान नहीं मिली जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहचाना जाता है आज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। दूसरा, बी एन राव सिर्फ और सिर्फ भारत के ही कॉन्स्टिट्यूशन रचयिता नहीं है, बल्कि म्यांमार के भी कॉन्स्टिट्यूशन रचयिता। इस बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी मैंने जो पोल आपके यहाँ इंट्रोड्यूस किया है चैनल पे, उसमें आप बताइए कि क्या बी एन राव को वो पहचान मिलनी चाहिए जो उन्हें अब तक नहीं मिली? क्या भीमराव अम्बेडकर को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके उनकी पर्सनैलिटी को, उनके पर्सोना को दिखाया गया? ये क्वेश्चन। क्या आपने अभी तक बी एन राव का नाम सुना था? ये क्वेश्चन। एक आंसर आपका ये हो सकता है कि दोनों को ही बराबर का हकदार माना जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो दोनों को ही बराबर की तरजीह मिलनी चाहिए, दोनों को ही बराबर की इज्जत मिलनी चाहिए, दोनों को ही नाम से लोगों के बीच में जाना जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पोल है, उसमें आप जो भी आपका ओपिनियन है उसे सेट करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। और अगर आप किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। उस टॉपिक पे अगली लाइव में हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर कभी। अलविदा। थैंक यू।